तो कैसा हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिमेटेनिक्स के बारे में। ठीक है, अब हिमेटेनिक्स क्या होते हैं? ये हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी में ब्लड के फॉर्मेशन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी देखो कभी कभी होता क्या है, स्पेशली यहाँ पे एनीमिया के केस में क्या होता है कि हमारी बॉडी में यहाँ पे ब्लड की कमी हो जाती है। बेसिकली एनीमिया की बात करें तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अब देखो एनीमिया को अगर आप लोग को डिटेल में देखना है तो एचएपी में हम लोगों ने इसको ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ज़्यादा नहीं, बस 8 मिनट का लेक्चर है, तो वहाँ पे आप लोग देख लेना। तो वहाँ पे आप लोग की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे हिमेटेनिक्स जो हमारी दवाएं होती हैं इसको हम लोग यहाँ पे एनीमिया के केस में यूज करते हैं। दीज ड्रग्स इंक्रीजेज द नंबर ऑफ आरबीसी एंड अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन व्हेन दे आर बिलो नॉर्मल लेवल। ठीक है, यानी हमारी बॉडी में जब यहाँ पे आरबीसी और हीमोग्लोबिन का लेवल जो है नॉर्मल से बहुत नीचे चला जाता है, तो यहाँ पे जो हमारे हिमेटेनिक्स होते हैं ये उसको दोबारा से नॉर्मल लेवल पे लाने का काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अनीमिया क्या होता है। एनीमिया अकर्स व्हेन द बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स गेट डिस्टर्ब। अब देखो हमारी बॉडी में ना जो आरबीसी होती है, ठीक है, तो उसका प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन ना एक लेवल पे होता है। अब देखो इन सबको हम लोगों ने एचएपी में बहुत डिटेल में कवर कराया हुआ है, तो आई होप कि आप लोगों ने देखा भी होगा हमारा जो ब्लड कंपोजिशन वाला चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि हाँ, जो हमारी आरबीसी है, ठीक है, उसका पहले प्रोडक्शन होता है और फिर उसकी लाइफ टाइम होती है लगभग 120 डेज की, और उसके बाद उसका डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस आ जाती है, यानी कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन में, तभी यहाँ पे एनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब एनीमिया की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे एनीमिया हमारी बॉडी की ऐसी स्टेट होती है जब यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन गेट रिड्यूस्ड इन द ब्लड। ठीक है, यानी हमारे ब्लड में जब हीमोग्लोबिन है उसका कंसेंट्रेशन यहाँ पे कम हो जाता है। अब देखो एनीमिया होने के यहाँ पे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक्सेसिव ब्लड लॉस, यानी कि मान लो अगर कहीं किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो, उसको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया हो, तब भी उसकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी। ठीक है, या फिर अनहेल्दी आरबीसी फॉर्मेशन, यानी कि जो आरबीसी है वो बन तो रही है लेकिन वो हेल्दी नहीं है। ठीक है, यानी उसके अंदर जितने चीज़ें होनी चाहिए वो है नहीं अच्छे से। ठीक है, तो उस वजह से भी हमें एनीमिया देखने को मिल सकता है। या फिर इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, यानी कि जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन है, देखो डिस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है कि उसका एंड हो जाना। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि उसका वो ख़त्म हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, यानी जितनी प्रोड्यूस नहीं हो रही है उतनी यहाँ पे ख़त्म मतलब हुई जा रही है। तो उस वजह से भी हमें एनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे बात करें हम लोग टाइप्स ऑफ एनीमिया की, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें 5 टाइप की एनीमिया देखने को मिलती हैं, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है, ए प्लास्टिक हीमोलाइटिक, सिकल सेल एनीमिया और परनीसियस एनीमिया। अब यहाँ पे आप लोग मेरी बात सुनो, देखो इन सबको हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेल में एचईपी में कवर किया हुआ है। तो अगर मान लो हिमेटेनिक्स आपसे लॉन्ग में पूछा गया तो इसकी जो डेफिनेशन है ना, मतलब इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो आप वहाँ से जाके देख लेना और उसको वहाँ पे फिल कर देना। अब इतना टाइम हमारे पास बचा नहीं हुआ है कि हम लोग उसको यहाँ पे दोबारा से कवर करें। वही सेम चीज़ें हैं, तो इन पांचों को थोड़ा थोड़ा आप लोग जो है एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने कुछ कंपाउंड्स की जो कि हमें हिमेटेनिक्स के अंदर पढ़ने हैं और जो हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हो गया हमारा फेरस सल्फेट। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है FeSO4, और यहाँ पे ये वाटर के साथ जो है कंबाइंड फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो कंबाइंड फॉर्म है इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 278 ग्राम पर मोल, और साइनोनेम हम लोग इसको यहाँ पे ग्रीन विट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। देखो कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पे आपसे डायरेक्टली ग्रीन विट्रॉल के नाम से भी पूछा जा सकता है, तो इतना आप लोग याद रखना, फेरस सल्फेट ही होता है। ठीक है, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो जब हम लोग यहाँ पे आयरन को डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो आयरन है वो यहाँ पे डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे फेरस सल्फेट को फॉर्म कर लेता है। ठीक है, यानी कि Fe यानी आयरन को जब हम लोग H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारा फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट हो जाती है। और प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पे ये हमें जो है ट्रांसपेरेंट ग्रीन क्रिस्टल या फिर पेल ब्लूइश ग्रीन क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में देखने को मिलता है, और यहाँ पे ये ऑर्डरलेस होता है। ठीक है, और इसका थोड़ा सा मेटालिक टेस्ट होता है, और यहाँ पे वाटर में सॉल्युबल होता है और अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है। और ऐसे की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे फेरस सल्फेट का ऐसे है उसको हम लोग यहाँ पे रिडॉक्स टाइट्रेशन की हेल्प से परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लगभग 0.76 या फिर कह सकते हो 1 ग्राम तक हम लोग जो है अपना FeSO4 को 100 ml वाटर में डिजॉल्व कर लेते हैं। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे H2SO4 को एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं, और 0.1 नॉर्मल KMnO4 के साथ इसको हम लोग यहाँ पे टाइट्रेट कराते हैं। कब तक? जब तक यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो ऑलरेडी पिंक कलर का होता है। ठीक है, तो जब वो पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है तो हमारा एंड पॉइंट आ जाता है। और यूजेज की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे हिमेटेनिक्स की तरह यूज करते हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं।
अब देखो यहाँ पे हमारा एक फेरस ग्लूकोनेट भी दिया हुआ है, तो वैसे वो एग्जाम में बहुत रेयर चांस में पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर एक बार देखना हो तो आप लोग बुक में देख लेना, हम लोगों ने उसको इतना कवर नहीं किया है क्योंकि वो बहुत कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को आज की वीडियो समझ में आ गई होगी, और पॉइजन एंड एंटीडोट का वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।